भी मतलब जितने भी मेरे सहयोगी वहां पे जो सहयोगी गए हुए थे उनके साथ भी बहुत धमकी चमकी हुआ, गाली गलौज उनके साथ हुआ। और उस समय अगर कोई और नहीं रहता तो मेरे को ही मार डालते। रियस जॉन और टीआई, वो उस समय विनीत दुबे, वो दोनों मेरे से ऐसा मतलब बात कर रहे थे जैसे मैं उनके परिवार वालों को मार के आई हूँ। वो ये नहीं सोच रहे थे कि मेरे पति को वो मारे हैं। जितने भी सहयोगी रहे उनको बहुत बार धमकी चमकी मिला। और मैं वर्दी में छुपी उस महिला जो वर्दी पहनी हुई महिला थी, मैं उनको भी लानत भेजता हूं कि कैसी महिला हैं आप। चुल्लू भर पानी अगर कहीं आपको नसीब हो तो उपयोग कर लेना चाहिए आपको। महिला है, इसके बारे में बहुत ज्यादा कहेंगे तो फिर कहने लायक भी नहीं बचेंगे, क्योंकि कानून जो इसके खिलाफ बोलता है उसको तोड़ने का इनके पास एक तरीका है। ये सब मिलजुल के ऐसा व्यवस्था बनाते हैं कि अगर कोई हमारे खिलाफ बोल रहा है तो इसको तोड़ दो ताकि दूसरा कोई बोल ना पाए। तो ये हम लोग को 6 बजे की जानकारी दी है, तो मेरे पति पुलिस वाले मेरे घर में 5 बजे आए थे और रिकॉर्ड में दिखाया गया है कि 6 बजे मृत्यु हुआ है। किया है, जब भी आईना देखते होंगे तो आईना में सामने दिखने वाला पर्सन इनके ऊपर थूकता जरूर होगा कि तुम लोग साले हत्यारे हो। ये वो आदिवासी हैं जो छत्तीसगढ़ के मालिक हैं, जो छत्तीसगढ़ जिनकी बपौती है। कुछ बाहर के जो हैवान टाइप लोग हैं। नमस्कार, मैं हूं अमित। भारत में वर्तमान स्थिति में गिद्ध विलुप्त हो गए हैं। गिद्ध जो इस धरती का सबसे घटिया जीव है, सड़ा गला मांस खाता है और किसी भी शव को नोच नोच कर खाता है, इसलिए उसको सबसे घटिया जीव माना जाता है। लेकिन गिद्ध ने जब भारतीय राजनीतिज्ञों को देखा कि वह किस तरह से गरीबों के शव को नोच नोच कर खाते हैं, तो गिद्ध भी घबरा कर कहीं भाग गए हैं। वर्तमान समय में आपको गिद्ध देखने को बिल्कुल नहीं मिलेंगे। और आप समझ सकते हैं कि गिद्ध भी जब हमारे राजनीतिज्ञों से घबरा रहे हैं तो हमारे राजनीति का स्तर कितना गिरा हुआ है, हमारे राजनीतिज्ञों की आत्मा कितनी सड़ी हुई है, इनका जमीर किस स्तर तक मरा हुआ है। आप लोगों को याद होगा कुछ वर्षों पहले सामरी, बलरामपुर के सामरी में एक मीना खलखो नाम की युवती की पुलिस वालों ने हत्या कर दी थी। ऐसा आरोप था, जिस पर कांग्रेस और कांग्रेस के नेता छाती पीट पीट कर रोए, और जैसे ही उनको सत्ता मिली फिर वो मीना खलखो को भूल गए। ऐसा ही एक मामला पंकज बेग का था। आरोप सीधा सीधा था कि पंकज बेग की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। भाजपा के नेता और भाजपा संगठन के पदाधिकारी पंकज बेग के शव पर खूब छाती पीट पीट कर रोए, लेकिन जैसे ही उनको सत्ता मिली फिर वो पंकज बेग को भूल गए। भारत की राजनीति में शव पर राजनीति करना, शव को प्रचार की सामग्री बनाना और शव को माध्यम बना के सत्ता के शिखर तक पहुंचना और उसके बाद सत्ता का सुख लेना। आप समझ सकते हैं कि हमारी भारतीय राजनीति का जो नैतिकता है वो किस स्तर तक गिरा हुआ है। हमारी राजनीति का सबसे घिनौना और बेशर्म चेहरा आप सबके सामने है। हालांकि आज हम आए हुए हैं सलका में। सलका ये सूरजपुर जिले का एक कस्बा है। आज की हमारे मेहमान हैं पुलिस कस्टडी में मौत हुए पंकज बेग की पत्नी रानू बेग जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। जी नमस्ते। पहले तो मैं आपसे माफी चाहूंगा कि मैं आपके पुराने जख्मों को आज फिर से कुरेदने आया हूं। क्या हुआ था उस दिन, क्यों लेके गई थी पुलिस उनको? ये घटना 22 जुलाई 2019 की है। उससे पहले 27 जून 2019 को मेरे पति किसी कुंडला सिटी में गए थे। मेरे पति इंटरनेट कनेक्शन करते थे। अच्छा। ग्लोबल के कोई दुकान का नाम है, मेरे को पता नहीं। तो वहां गए थे मेरे पति और उनके दोस्त। 9 जून को गए थे। 9 जून को इंटरनेट कनेक्शन करने के लिए गए थे। तो 9 जून को गए थे, तो 9 जून को वो अपना काम किए, फिर वो आ गए। 9 जून के बाद अचानक उनको 27 जून को फोन आता है। 27 जून को फोन किए। कौन किया? ये सुशांत वर्मा, जिनके यहाँ काम करते थे। अच्छा। तो फोन किए, तो उनका बातचीत मेरे को पता नहीं था क्या है कैसे है। फिर अचानक जुलाई में आ गया। जुलाई में 8-9 जुलाई को फोन आया उनको कि मेरा पैसा दो बोल रहे थे मेरे पति जैसे 9 जुलाई को फोन किए थे। 9 जुलाई को शाम को 5 बज रहा था, तो मैं घर में ही थी। तो फोन किए कि कहाँ हो, तो मैं बोली घर में हूँ। तो एक ठो मामला हो गया है। मैं बोली क्या हुआ? तो बोले कि मेरे पर तो केस हो गया है। मैं बोले क्या केस हुआ है? तो बोले कि 13 लाख का चोरी का पैसा का लगाए हैं मेरे पर आरोप। तो मैं बोली अकेले की किसी और के साथ? तो बोली इमरान है
तो उस दिन कुछ नहीं हुआ। पहले मेरे को ये बताइए कि किसके यहाँ चोरी हुआ था, कौन चोरी का आरोप लगाया? कुंडला सिटी में किसी तनवीर सिंह के यहाँ चोरी हुआ। तनवीर सिंह। हाँ। मतलब तनवीर सिंह के केस पर उसको लेके गए थे हाँ। पंकज बेग को, है ना, और हाँ। इमरान को, हाँ। है ना, कि तनवीर सिंह के यहाँ 13 लाख का चोरी हुआ है और जिसका शक इन दोनों के ऊपर हाँ। था, ऐसा कहना है। हाँ। फिर उसके बाद मैं गई वहां कि 10 जुलाई को अंबिकापुर कोतवाली थाना गई। जाने के बाद मैं कभी गई नहीं थी, ढूंढते ढूंढते गई। फिर वहां जाने के बाद थाना जैसे पूछी, सामने बैठे हुए थे पुलिस वाले। मैं बोली पंकज और इमरान को पूछताछ के लिए लाए हैं, कहाँ हैं, ऐसे बोले। तो इस नाम के कोई किसी को ही लाए हैं, ऐसे बोले। फिर मैं फोन लगाई सुशांत वर्मा को कि भैया तो यहाँ बोल रहे हैं नहीं लाए हैं। अरे है, मैं वहीं से मिल के आया हूँ, बात करके आया हूँ, ऐसे बोले। फिर जब दोबारा मैं अंदर गई तो मेरे पति को पुलिस वाले पकड़ के, मतलब शायद अंदर इस तरफ से ऐसे घुमा के ला रहे थे। तो उस समय वो अंडरवेयर में थे। तो फिर मैं बाद में जाके बोली कि सर आप तो बोले कि नहीं है, तो वो क्या है? मेरे पति तो बोले कि उस समय कुछ नहीं बोले। फिर मैं उस समय उनके शरीर पे कोई चोट वोट का निशान था? नहीं, उस समय कुछ नहीं था, बस वो अंडरवेयर थे। और एक पुलिस वाले उनको पकड़ के ले जा रहे थे। 10 जुलाई से जैसे उन लोग को हर दिन उनको बुलाते थे पूछताछ के लिए। तो इस बीच में 19 जुलाई को वो घर आए थे, घर आने के लिए है तो आए, फिर वो चले गए 19 को आने के बाद। फिर 20 जुलाई को जैसे घर आए थे ना, 20 जुलाई को आए घर, 19 को गए, फिर 20 को फिर आए। फिर आने के बाद मैं उस दिन मायके में थी, तो मेरे को बोले कि घर चलना है। मैं बोली का है? तो पुलिस वाले सबका खाता नंबर मांग रहे हैं, जांच करेंगे। तो मैं बोले ठीक है, ले जाओ बोल के। तो मैं उस दिन मायके में ही थी, तो मायके से हम लोग साथ में यहाँ आए। आने के बाद 21 जुलाई को सुबह वो खाना पीना खाए यहाँ से, फिर चले गए। फिर शाम हो गया, फिर सुशांत वर्मा को फोन लगाई, भैया आज भी गए हैं क्या? तो बोले हाँ उन लोग गए हैं। तो उस दिन का रिकॉर्डिंग पे है मेरे पास, सुशांत वर्मा मेरे से क्या बात किए हैं बोल के, मैं की हूँ उस दिन का। तो वो मेरे को बताया कि अरे उन लोग का ना चोरी सिद्ध हो गया। बोले क्या बोल रहे हैं भैया आप? तो बोले कि उन लोग को ना जेल में, उन लोग को जेल भेज दिए हैं, अब तुम लोग ना अब देखो कैसे करना है। तो मैं सोची कि मेरा मन नहीं मान रहा था। ये वर्मा आपको स्पष्ट बोला, इसका रिकॉर्डिंग आप रखी है कि वो लोग जेल चले गए, वो लोग को जेल भेज दिए हैं। अच्छा। तो इस दौरान आपके पति से जब भी चर्चा हुआ होगा इस चोरी के बारे में, आपसे कुछ चर्चा की है? पहले जैसे 9 जुलाई को पता चला, तो 9 जुलाई से पूछिए कि कैसे हुआ, क्या हुआ। हम लोग काम करने गए थे, काम किए और अपना आ गए, हम लोग कुछ किए ही नहीं है, ऐसे बोले। तो बोले अगर मेरे को विश्वास है कि मेरे पति ऐसा कर नहीं सकते थे बोल के। तो मैं बार बार उससे पूछी ये जो वर्मा है, वर्मा आपसे झूठ क्यों बोला? पहला बात तो ये महत्वपूर्ण है कि वर्मा झूठ क्यों बोला कि जब वो लोग को जेल भेज दिए। हाँ, या तो वर्मा झूठ बोला है उस बात को, है ना? वो ये मेरे को ही नहीं बोली कि उन लोग को साइबर सेल में रखे हैं, ये मेरे को नहीं बताए। उन लोग को बोले, वो बोले कि उनको जेल भेज दिए हैं। मतलब संभवतः या तो वर्मा को बोले होंगे कि जेल भेज दिए, हाँ। या वर्मा वालों से मिला जुला होगा। मेरे को इस बारे में पता नहीं है, लेकिन मेरे को उस दिन यही बोला गया यार उन लोग को जेल भेज दिए हैं। तो फिर मैं वहां से यहाँ घर में मेरे दौर को बोली कि चलते हैं बोल के। फिर मेरे मामा को बोली है, जो मेरे मामा हैं, उनको बोली कि मामा कैसे करें, उन लोग को, उनको तो जेल भेज दिए। तो मामा बोले कि चलो मिल के आते हैं भाई, ऐसे सूचना भी नहीं दिए हैं, ऐसा कुछ पता भी नहीं, हम लोग कैसे जेल भेज दिए। तो हम लोग करीब यहाँ से 8 बजे निकले थे। 8 बजे निकले थे, फिर वहाँ कोतवाली पहुंचने के बाद मेरे मामा पूछे वहाँ पुलिस वाले से कि वहां पे जो लिखा पढ़ी करते हैं ना, उनसे पूछे कि उनका जैसे रिकॉर्ड दिखाओ कि क्या है, कैसे हुआ। तो बोले कि इनको तो वहां भी जाने के बाद ही बोले उनका कागज जो बना हुआ था उसको देखे, फिर बोले कि टीआई साहब आ रहे हैं, बात कर लीजिएगा। तो हम लोग को पता नहीं था कौन है टीआई। तो उनका नंबर लिए मामा, नंबर लेने के बाद बात किए, तो बोले कि अरे उनको तो जेल भेज दिए हैं। कौन बोला? टीआई बोले। टीआई कौन था? उस समय विनीत दुबे थे। विनीत दुबे टीआई भी फोन पर बोला कि जेल भेज दिए। हाँ, उनको एक मिनट, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि जो इस मामले में अभियुक्त था टीआई, उसने भी उसका रिकॉर्डिंग रखेंगे आप लोग? नहीं, उसका रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए, लेकिन उसने भी लोगों से यही कहा कि उन लोगों को उसको जेल भेज दिए।
तो वहां बोलने के बाद वैसे बात हुआ। फिर हम लोग बोले कि अब रात में यहाँ क्या करेंगे रुक के, चलो चलते हैं घर। घर सुबह आएंगे, जो लगेगा वो सब मिलेंगे, मिल के बात करेंगे कि क्या हुआ है कैसे हुआ है बोल के। फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए करीब 12-1 बजे तक। हम लोग को वहाँ 1 से 2 घंटा रुके थे, अगर टीआई साहब आ जाएंगे तो बात करेंगे बोल के। फिर हम लोग आ गए। आने के बाद अपना अपना घर आ गए। अब सुबह 5 बजे रहा था तो वो आए, पुलिस वाले आए। कहाँ के पुलिस वाले थे? ये कोतवाली के थे या भड़गांव के थे, पता नहीं मेरे को कहाँ के थे, लेकिन वो पुलिस वाले आए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब एक दिन पहले लोग गए, उस समय पुलिस कहती है कि टीआई, जो भी उस समय टीआई रहा होगा, वो कहता है कि उन लोगों को जेल भेज दिए हैं। और फिर ये लोग चले आते हैं घर की। अब जेल में तो जो समय है निर्धारित, उसी समय मुलाकात होगी, तो कल जाके मिलेंगे और आगे की बात करेंगे कि अब उसमें क्या करना है। अब समझिए कि जो वर्दी में छुपे हुए इस मानसिकता के घटिया प्रवृत्ति के लोग हैं, ये किस तरह से षड्यंत्र करते हैं। एक बात तो तय है कि इन लोगों के दिमाग में पहले से ही इस तरह का प्लान होगा, या फिर आखिर वो क्यों मारना चाहते होंगे, क्या कारण रहा होगा। ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज है कि उस गरीब ने किसी का कुछ बिगाड़ा तो था नहीं। जहां तक पैसे का सवाल है, तो पैसे या तो बरामद होते, या कोई झूठा केस लाद के वाहवाही लेना था तो वो एक प्रकरण था। मारने के पीछे का उद्देश्य और फिर इस तरह षड्यंत्र करके मारना, ये खैर समझ से बाहर है। पुलिस आती है सुबह में, कितने बजे आई आपके पास? 5 बज रहा था होगा। फिर आने के बाद मैं सो रही थी, तो यहाँ बगल के ही एक मामा है, वो मेरे को उठाए। मैं बोली क्या हुआ मामा? तो बोले कि पुलिस वाले आए हैं। तो उस समय से मेरे ससुर से कुछ बात किए रहे होंगे उन लोग, तो मेरे को पता नहीं है क्या बात किए थे। फिर मेरे को बोले कि घर में कौन कौन हो? तो मैं बोली मैं, मेरी बेटी। तो 2 ही जन। तो बोली मेरा बेटा यहाँ नहीं रहता है, मायके में रहता है इसे, तो चलो पूछताछ के लिए ले जाना है इसे। तो एक मिनट। पुलिस जब सुबह आती है तो वो इनको कहती है कि चलो अब तुम लोग से भी पूछताछ करना है। हाँ, उसी चोरी के मामले हाँ, में, है ना। और ये लोग भी चले जाते हैं कि अगर ऐसा केस हुआ है तो पूछताछ हमसे भी होगा। कानून का इन लोगों ने भी सम्मान किया, पुलिस की वर्दी का, और उस सम्मान करने का जो परिणाम है, आगे सुनिए कि क्या क्या हुआ। फिर पुलिस वाले हम लोग को लेके गए। लेके जाने के बाद कोतवाली देहात थाना में हम लोग को लेके गए। तो रास्ते में पूछ ही जाते समय कि क्या हुआ है सर, तो कुछ बताए नहीं मेरे को। फिर इसी बीच मेरे पति के साथ जो रहते थे मेरे चाचा ससुर, वो भी वहीं आ गए, देहात थाना में आ गए। आने के बाद मेरे ससुर कुछ बात किए उनसे, तो बात करने के बाद वो पूछे कि कहाँ है पंकज? तो बोले कि वो बोले कि मैं तो नहीं जानता हूँ बोल के मेरे चाचा ससुर। फिर मेरे ससुर को और मेरे छोटे वाले देवर को पुलिस वाले कहीं लेके गए थे। लेने वो गए, जाने के बाद मैं वहीं थी, देहात थाना में ही थी, दिन भर वहीं थी। मैं बार बार पूछ रही थी कि कहाँ है मेरे पति, कहाँ है, मेरे को बात कराइए, फोन बात कराइए, तो दिखाइए मेरे को। तो वो ना दिखाए मेरे को, ना बात कराए। तो आप लोग को तो पूछताछ के लिए ले गए थे ना, तो कोई पूछताछ की? पूछताछ तो कुछ नहीं हुआ, बस जानकारी लिए, नाम पता रिश्तेदारी पूछे कि क्या है रिश्ते से। फिर उसके बाद से हम लोग कोई पूछताछ नहीं किया चोरी से संबंधित? नहीं, उससे आप समझिए 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में हम रहते हैं, और एक आदिवासी महिला है, उसके पति को, अब पुलिस का कहानी तो अलग है, लेकिन आरोप यही है कि उसको मार के लटका दिया जाता है। महिला को ले जाते हैं, और 5वीं अनुसूची में जहां जल जंगल जमीन, जहां कानून इनको सबसे ज्यादा प्राथमिकता देता है, जहां ये वो आदिवासी हैं जो छत्तीसगढ़ के मालिक हैं, जो छत्तीसगढ़ जिनकी बपौती है। कुछ बाहर के जो हैवान टाइप लोग हैं, मैं जानता हूं इन लोगों को, ये छत्तीसगढ़ के मूल निवासी नहीं है। जिन लोग चोर चिल्हर प्रांत के लोग हैं, जो यहाँ आके जुगाड़ में निवास बनवा के नौकरी कर लिए, और उसके बाद ये लोग जहां के रहने वाले हैं, ऐसे लोग वहां 20-20 रुपए में पुलिस का ईमान बिकता है, खाए बिना मर रहे हैं। वो स्थिति है वहां के लोगों की। और छत्तीसगढ़ में आके जो छत्तीसगढ़ के मालिक हैं, जिनका छत्तीसगढ़ है, जिनके बाप दादा ने संभाल के रखा छत्तीसगढ़ को, उनकी बेटी के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं ये हैवान टाइप लोग, ये
आपकी शायद आप इस कहानी को गंभीरता से नहीं जान पाए हैं या ढंग से सुन समझ नहीं पाए हैं, लेकिन ये कहानी आपको हिला देने वाली है। फिर उसके बाद से मेरे ससुर और मेरे देवर को लेके गए थे कहीं, मेरे को नहीं पता कहाँ लेके गए थे। आपको अभी तक बताया नहीं है कि हुआ क्या है? उस समय से मेरे को पता, उस समय पता नहीं था कि कहाँ लेके गए थे। फिर मैं बार बार पूछती रही कि कहाँ है मेरे पति, मेरे को बात कराइए, दिखाइए। तो इस बीच में मेरे को ना दिखाए ना बात कराए। फिर दिन बीत गया उस दिन। फिर करीब 3 बजे मेरे को वहीं की एक पुलिस वाली मैडम बोली कि चलो दिखाते हैं कहाँ है तुम्हारे पति। ऐसे महिला पुलिस? हाँ, महिला पुलिस बोली। तो मेरे को भी गाड़ी में बैठाए, फिर जिला हॉस्पिटल की तरफ से घुमा के मणिपुर करके इधर फिर वापस वही ले आए, जहाँ पे मैं थी वहीं पे ले आए। आने के बाद मेरे मायके वाले आए, फिर मेरे को बोले कि चलो घर चलते हैं उनके। तो उस समय मेरे घर वाले भी कुछ नहीं बताए। जाके अचानक मेरे को दिखा रहे हैं वहाँ भगवानपुर में जहाँ चक्का जाम किए थे। अच्छा। वहीं पे मेरे को दिखाए ने मैं खुद से जाके देखी क्या भीड़ लगा हुआ है। तो अचानक मैं जाके देखी तो मेरे को समझ नहीं आया कि क्या हुआ है बल्कि। एक महिला, जो महिला माँ का स्वरूप होती है, महिला ममता की मूर्त होती है, महिलाओं में बहुत संवेदना होती है, वो महिला भी वर्दी पहनने के बाद किस प्रवृत्ति की हो जाती है, ये भी आप समझिए कि एक महिला दूसरी महिला को, जिसके पति के साथ जो हुआ है उसके बाद उसको किस बेशर्मी के साथ गुमराह कर रही है, ये भी आप समझिए कि वर्दी पहनने के बाद। खैर अभी अब बहुत ज्यादा तो क्या कहें, लेकिन जो भी इन लोगों ने किया है, जब भी आईना देखते होंगे तो आईना में सामने दिखने वाला पर्सन इनके ऊपर थूकता जरूर होगा कि तुम लोग साले हत्यारे हो। आप समझ सकते हैं इस बात को, ये कितना परेशान कर देने वाला, कितना हैरान कर देने वाला मामला है। आपके पति की मृत्यु कब हुई थी? कोई एग्जैक्ट जानकारी है आपके पास? हम लोग 21 जुलाई को रात को गए थे। तो मेरे को लगता है शायद मेरे पति की मृत्यु 21 जुलाई को ही हो गई थी। तभी बताया नहीं गया है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उनकी मृत्यु कब हुई थी? 22 जुलाई को। 22 जुलाई कितने बजे? हम लोग को 6 बजे की जानकारी दी है। तो मेरे पति, पुलिस वाले मेरे घर में 5 बजे आए थे और रिकॉर्ड में दिखाया गया है कि 6 बजे मृत्यु हुआ है। तो 6 बजे मृत्यु हुआ है और पुलिस को पहले से ही और एक सपना आ जाता है, दिव्य दृष्टि लग जाता है कि 6 बजे ये जाएगा, कहीं पे आत्महत्या कर लेगा। हालांकि आत्महत्या जिस ढंग से किया गया था वो भी बड़ा संदिग्ध था, लेकिन हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, जिस तरह की न्यायपालिका कानून व्यवस्था चल रही है, इसके बारे में बहुत ज्यादा कहेंगे तो फिर कहने लायक भी नहीं बचेंगे, क्योंकि कानून जो इसके खिलाफ बोलता है उसको तोड़ने का इनके पास एक तरीका है। ये सब मिलजुल के ऐसा व्यवस्था बनाते हैं कि अगर कोई हमारे खिलाफ बोल रहा है तो इसको तोड़ दो ताकि दूसरा कोई बोल ना पाए। तो ये एक मिला जुला षड्यंत्र रहता है जिसमें लोगों की आवाज को दबाने का एक प्रयास किया जाता है। 6 बजे मृत्यु बता रहे हैं, 5 बजे पुलिस लेके गई है, दिन भर इनको घुमाती है, गुमराह करती है, और इनको वहां वर्दी में छुपी उस महिला, जो वर्दी पहनी हुई महिला थी, मैं उनको भी लानत भेजता हूं कि कैसी महिला हैं आप। चुल्लू भर पानी अगर कहीं आपको नसीब हो तो उपयोग कर लेना चाहिए आपको। एक महिला है और इसके बाद एक महिला को इस तरह से घुमा रही हैं उसकी पति के मृत्यु के बाद। और कितनी बड़ी बेटी थी उस समय आपकी? बच्चा था ना पेट में शायद? 8 महीने की थी उस समय। 8 महीने की बेटी थी। 8 महीने की गुड़िया थी। तो 21 जुलाई को न हम लोग को, किसी को भी 21 जुलाई, 22 जुलाई, 23 जुलाई तक कभी मतलब 3-4 दिन तक मेरे को नहीं बताए कि मेरे पति को जेल में रखे थे या साइबर सेल में। बाद में पता चला कि उनको तो शुरू से ही साइबर सेल बुलाया गया था। साइबर सेल में ही उनकी मृत्यु, साइबर सेल में उनको मारा गया, पीटा गया। उसी दिन मेरे को पता चला 25 से 26 जुलाई को, जब मैं इमरान से मिलने गई थी, तब मेरे को पता चला कि उनको साइबर सेल में रखे थे। उनको तो कोतवाली थाना लेके गए ही नहीं गए थे। सिर्फ गुमराह कर रहे थे कि जेल भेज दिए। बार बार तो हम लोग यही बोले ना कि जेल लेके गए हैं उनके, लेकिन वो जेल लेके नहीं गए थे, साइबर सेल में रखे थे। इस कार्रवाई के दौरान किस तरह की परेशानियां हुई? आप लोगों को किसी तरह से दबाव डाला गया, किसी तरह से पुलिस वाले ने आपको प्रभावित करने का, लालच देने का या डराने धमकाने कोई प्रयास किया? मेरे जितने भी सहयोगी रहे उनको बहुत बार धमकी चमकी मिला। और मैं खुद ही बोल रही हूँ, आदिवासी आयोग जो रायपुर में है, ये करीब 6 अप्रैल 2023 की बात है, 22 या 23,
22 या 23 की बात है, जब मेरा उस दिन वहाँ गवाही था, मैं अपने तरफ से लेके गई थी। उस दिन वो पुलिस वाले सब आए थे, रिएस जॉन और टीआई, वो उस समय विनीत दुबे, वो दोनों मेरे से ऐसा मतलब बात कर रहे थे जैसे मैं उनके परिवार वालों को मार के आई हूँ। वो ये नहीं सोच रहे थे कि मेरे पति को वो मारे हैं। वो मेरे से ऐसा एकदम बहस कर रहे थे जैसे अगर उस समय अगर कोई और नहीं रहता तो मेरे को ही मार डालते। ऐसा उनका पता नहीं। बदतमीजी कर रहे थे दोनों? हाँ, वो दोनों ही ज्यादा बोल रहे थे उस समय। आप समझिए, मेरे जितने भी मतलब जितने भी मेरे सहयोगी वहां पे जो सहयोगी गए हुए थे, उनके साथ भी बहुत धमकी चमकी हुआ, गाली गलौज उनके साथ हुआ। मतलब एक आदिवासी महिला के पति को कथित तौर पर मार दिया जाता है। कथित मेरे को मजबूरी में कहना पड़ रहा है, कानूनी मजबूरियां हैं इसलिए, लेकिन एक महिला के पति का हत्या होता है और मारने वाले लोग फिर उसको भी धमकी देते हैं। ये विनीत दुबे कोई टीआई है और प्रियस जॉन। हाँ। इसमें कितने लोग संदिग्ध थे? इसमें करीब 5। कौन कौन थे? प्रियस जॉन, विनीत दुबे और डीडी सिंह और एक लक्ष्मण बुजुर्ग करके है और एक का नाम मैं शायद भूल रही हूँ। अच्छा, 3 4 5। केस की अभी क्या स्थिति है? मेरा केस शुरू में सही था। सही रहने के बाद पता नहीं पुलिस वाले अपने पैसे के दम पे या क्या रहा होगा। कोरोना काल उनके लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। कोरोना काल में मेरा केस पूरा दबा दिया। हाँ, कोरोना काल में लोगों को आने जाने का था नहीं, वो इसी बीच में पूरा केस दबा दिए। फिर उनको जमानत तो नहीं कहना चाहिए उनको, उनका जैसे अभी उस समय से उनका ड्यूटी बंद था, सस्पेंड कर दिए थे उसी समय से। तो वो जैसे उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो बदल के मतलब उसमें से कुछ छेड़छाड़ किए थे, उसके बाद से वो फिर अपने ड्यूटी पे आ गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छेड़छाड़ हुआ था, ये बात कौन बताया आपको? ये ना जैसे मेरे पास सब कुछ है, कागज जिसको जितना उनका कागज है ओरिजिनल मेरे पास है। वो देखते हुए तो उनको फिर से अगर कहना चाहिए तो फिर से उनको नौकरी पे आने का तो नहीं था। नहीं ठीक है, तो ये बात या जो छेड़छाड़ हुआ है उसका दस्तावेज निकाले हैं क्या आप लोग? वो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो आदिवासी आयोग में मेरा था पेशी था उसी समय गई थी तो वहाँ के सर बोले कि ये इनका कागज कुछ अलग है और तुम्हारा कुछ अलग है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, अगर आप किसी माध्यम से मेरी बात आप तक पहुंचे तो आपको इतना जरूर सोचना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने या आपकी पार्टी ने पंकज बेक मामले को काफी प्रमुखता से उठाया था। बड़ी अच्छी बात है। आदिवासी बेटी है जो आज भी न्याय की आस में बैठी हुई है और इसको मारने वाले अधिकांश लोग छत्तीसगढ़ के निवास प्रमाण पत्र बनवा लिए होंगे, लेकिन वो छत्तीसगढ़ के हैं नहीं। आपको ये सोचना होगा कि एक आदिवासी की बेटी को के साथ ये बाहर के लोग जो जुगाड़ में छत्तीसगढ़ आते हैं, हमारा इतना खूबसूरत सा प्यारा सा छत्तीसगढ़ है, और यहाँ पे ये जो हिंसा का बीज बोते हैं, अपराध का बीज बोते हैं, इनके ऊपर कठोर कार्रवाई अगर नहीं होगा तो हमारा छत्तीसगढ़ आने वाले समय में जल जाएगा, तहस नहस हो जाएगा।